नमस्कार, मैं हृदय धारवाड़ और आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और मध्य प्रदेश के लाल कहलाते हैं लाल सिंह आर्य, जो आज मध्य प्रदेश भाजपा में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। लाल सिंह जी, बहुत स्वागत खबर भारत में आपका। नमस्कार। अरे पहले हम चर्चा शुरुआत करेंगे कि मध्य प्रदेश से आप आते हैं, आज पूरे देश में अनुसूचित जाति मोर्चे का आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो अभी तक कितने राज्यों का दौरा आप कर चुके हैं और क्या क्या समस्या आपने देखी हैं? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, मध्य प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे मजदूर के लड़के को राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा का बनाया है। जहां तक मेरी नियुक्ति के बाद मोर्चे की संगठनात्मक गतिविधियों के संबंध में आप जानकारी मांग रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा अभी तक 26 प्रांतों में प्रवास हो चुका है। चुनाव की दृष्टि से, संगठन विस्तार की दृष्टि से, कार्य समिति में बैठकों की दृष्टि से, पदाधिकारी की बैठकों की दृष्टि से और संगठन विस्तार की दृष्टि से 75% जिला और मंडलों का और प्रदेश कार्य समितियों का 80% गठन हो चुका है। केवल 4 प्रांत हमारे कार्यकारिणी के लिए बचे, वो भी इसी महीने में 2, 4, 5 दिन में, 10 दिन में वो काम भी पूरा होगा। 19 राज्यों में प्रदेश कार्य समितियाँ भी संपन्न हुई हैं, क्योंकि कोरोना का कार्यकाल में ये सब हो रहा है महामारी के दौरान, इसमें 4 महीने इसमें वेस्टेज गए। और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सेवा कार्य, जो कोरोना में लोगों को मास्क, सैनिटाइज, भोजन और उनके इलाज कराने की दृष्टि से सेवा कार्य, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने और विष्णुदत्त जी ने कहा था, उस काम में भी मोर्चा सतत ढंग से, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, इस सब में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का बॉर्डर पर लगा हुआ ऐसा मोर्चा है जो पार्टी के नेतृत्व के आशा के अनुसार काम करने की कोशिश कर रहा है। हमने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और महापुरुषों के जयंती, पुण्यतिथि, संविधान दिवस, रविदास जी का जयंती, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, ये भी इन 7-8 महीनों में एक बड़े स्तर पर मनाने का काम किया है। और साथ ही 100 मतदाता से ऊपर अनुसूचित जाति जिस बूथ पर है वहाँ तक मोर्चा खड़ा हो, ये हमारा संकल्प है। हाँ, अनुसूचित जाति के लोगों को अधिक से अधिक नेतृत्व मिले, राजनीति में हिस्सा मिले और उनकी भागीदारी बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास, क्या योजना आपकी रहेगी? मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के 72 साल बाद महिला, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पहली बार विश्वास हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो संविधान की मूल भावना का सम्मान कर रहे हैं, समानता, सबको न्याय, और वो झलक, वो दर्शन हमको उनके पिछले मंत्रिमंडल के निर्णय में देखने को मिलता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 12 अनुसूचित जाति के लोगों को मंत्री बनाया है, जो कांग्रेस कभी नहीं बना पाई। 8 सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के मंत्री पहली बार बने, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। 22 पिछड़े वर्ग के हमारे मंत्री बने हैं, जिसे कभी कांग्रेस नहीं बना पाई। 11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, जो पहली बार हुआ है। तो कुल मिलाकर SC, ST, पिछड़ा, सामान्य और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, ये मंत्रिमंडल के निर्णय में भी झलकता है और उनकी योजनाओं में भी झलकता है। इसका कारण है कि हमारे जो दार्शनिक नेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अंत्योदय, सबको बराबरी पे लाना। तो ये महापुरुषों का जो प्रेरणा है, उसे कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। मतलब अनुसूचित जाति मोर्चा से आप आते हैं, जाति बिलोंग करते हैं, लेकिन देश भर में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ अत्याचार होता है, प्रताड़ना होती है, कई मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, चाहे बात राजस्थान की हो, अभी हाल में अध्यक्ष पर हमला हुआ है, महाराष्ट्र की हो, तमिलनाडु, केरल की हो। तो इन तमाम राज्यों में जो घटनाएँ घटित होती हैं, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसकी क्या योजना आपकी रहेगी? स्वाभाविक है, ये घटनाएं कभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाई भी देती है, सुनी भी जाती है और सच्चाई भी बहुत हद तक है। मुझे लगता है कि देश के सभी समाजों का इस जागरण का विषय है, आत्मीयता का विषय है, संवेदनशीलता का विषय है
कानून का विषय भी है। आज़ादी के बाद से अनटचेबिलिटी जो बहुत बड़ी थी वो कहीं ना कहीं कमी हुई है, लेकिन इसके बाद भी बहुत जगह घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, आप देख लीजिए वहाँ महिलाओं पर, अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचारों में बड़ी गिरावट आई है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देखें, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो डकैत समस्या थी वो आज शून्य हो गई। उत्तर प्रदेश का योगी का राज्य देख ले, अपराधी में अंदर भय है, तो सोचते हैं कि हमने कुछ गतिविधियाँ की तो कानून काम ठीक ढंग से करेगा ही। वहीं कांग्रेस की राजस्थान की सरकार देख लीजिए, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे तो कांग्रेस की सरकार के समय हो रहे। आप छत्तीसगढ़ दे लिए, नक्सली घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही है तो कांग्रेस की सरकार के समय होती है। अपराधीकरण ज़्यादा अभी हो रहा है एससी के ऊपर, तो वहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार से आप झारखंड दे लीजिए, उनकी संयुक्त सरकार है, वहाँ भी सबसे ज़्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति के हो रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलती है तो सत्ता की बात तो होती है, बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र करने की बात तो होती है, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने क्या पूछ पाए ममता बनर्जी को कि तुम्हारी सरकार में अभी चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा अत्याचार वहाँ शांत प्रिय निर्दोष लोगों पर हुआ है, और खासकर 70% अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर हुआ है। तो ये जो लोग हैं विपक्ष के लोग, इनके राज्यों में अत्याचार भी बढ़ा है, महिलाओं के ऊपर भी, SC ST के ऊपर भी। लेकिन बीजेपी की सरकारों में जब ये कोई घटना होती है तो इसको जो मुद्दा बनाते हैं और इनकी विचारधारा, विपक्षी मुख्यमंत्री को कोई काम होता है, ऐसी गड़बड़ियाँ होती, घटनाएं होती हैं, बेदर्द घटनाएं होती है, घोर निंदनीय घटनाएं होती, तो इनका मौन सट जाता है। इसका मतलब है इनके खाने के दांत और दिखाने कुछ हैं। बीजेपी के सरकारों में संरक्षण और सुरक्षा ये कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे होता है। पश्चिम बंगाल की बात आपने कही, आपने कहा कि अत्याचार वहाँ होता है, लगातार प्रताड़ना वहाँ होती है, लेकिन इसके बाद भी ममता की वहाँ वापसी सत्ता में, क्या लगता है कि कम से कम जो वर्ग है, जो शोषित था, शोषण इसका हुआ है, उसने फिर भी साथ ही ममता का दिया? मुझे लगता है कि वहाँ पर 28 साल कांग्रेस की सरकार और 35 साल के लगभग कम्युनिस्ट की सरकार रही है, 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है। इन तीनों इन्होंने कहा कि गरीबों को हम गरीबी दूर करेंगे, हम उन्हें संरक्षण देंगे। कहाँ हुआ? गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने उनकी गरीबी दूर नहीं कर पाई। आज भी पश्चिम बंगाल में देखिए तो भयंकर गरीबी है, और सबसे ज़्यादा अत्याचार भी चुनाव के बाद होता है तो गरीबों के ऊपर होता है। क्या लोकतंत्र में उनको वोट डालने का अधिकार नहीं? संविधान ने उन्हें स्वतंत्रता दी है और उस स्वतंत्रता का वो पालन करते हैं, और इसके कारण कम्युनिस्ट की सरकार बने चाहे ममता की बने, जो भी लोकतंत्र के अनुसार चलता है उनके खिलाफ चलता है, उनके खिलाफ आक्रमण हो जाते हैं, अत्याचार शुरू होते हैं। अब जहाँ तक बात उनकी तीसरी बार सरकार बनने का मामला है तो स्वाभाविक है कम्युनिस्ट और कांग्रेस, जिसका बड़ा वोट बैंक था, अपने आप को बड़ी पार्टियां मानती थी, ये भी ममता बनर्जी की शरण में चली गई, जो उनकी विरोधी थी। अपना वोट ममता बनर्जी को डलाने का काम किया और इसलिए वो दोनों पार्टियां शून्य पे खड़ी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामने संघर्ष किया, उसका परिणाम ये आया कि हम 5 से 77 तक पहुंच गए, यानी कि हम एक सशक्त विपक्ष हैं। वहाँ के लोगों को न्याय मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान की रक्षा हो, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व इस घटनाक्रमों के बाद भी लोगों की सेवा में लगा है, और आने वाले उनको न्याय मिले इसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हाँ, चूँकि आप अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव को लेकर वहाँ पे दलित वोट बैंक भारी संख्या में रहता है, तो वो उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए आप किस तरीके से प्रयास करेंगे? क्या आपकी रणनीति होगी और अधिक से लोगों को टिकट मिले, वहाँ पे महत्व मिले राजनीति में, उसके लिए क्या योजना होगी? मुझे लगता है टिकट देने का, जहाँ तक राज्यों में जहाँ चुनाव है वो वहाँ की इलेक्शन कमेटी और पार्टी का नेतृत्व तय करता है। जीतने की प्रायोरिटी सामाजिक भौगोलिक समीकरण होते हैं। जहाँ तक सरकार कैसे आएगी और दलितों को वोट बैंक कैसे मिलेगा, मैं बहुत सजगता के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में भी सपा बसपा इकट्ठी लड़ी थी, तभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनी। दलितों ने बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी को दिया, पिछड़ों ने बहुत बड़ा बीजेपी को वोट बैंक दिया, यानी कि कांग्रेस
बसपा और सपा के आतंक से परेशान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनाई। योगी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश भी लगाया जा रहा है। शांति का टापू बना दिया उत्तर प्रदेश में। देश भर में घटनाएं होती हैं लेकिन वहाँ शांति रहती है। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री की एक उज्जवल छवि, प्रधानमंत्री की उज्जवल छवि, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है। भ्रष्टाचार घोटालों में सनी हुई सपा बसपा की पार्टियों के मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना केंद्र में ना प्रदेश में एक भी मंत्री के पास कोई दाग नहीं होता है। गरीबों की उत्थान की योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं, और राम मंदिर को लेकर जो वहाँ के पूरे देश के लोगों की कल्पना थी कि कोई न्याय होगा, वो न्याय भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ। एक भव्य राम मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है। हर स्टेशन पे काम चल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। इसलिए गरीबों में एक जागरण पैदा हुआ है कि गरीबों की, दलितों की, शोषितों की हितों की कोई रक्षा कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी, योगी जी कर सकते हैं, और वो दिख रहा है उनको और हो भी रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में दलित समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। अब एक विषय आता है, जन सामान्य से जुड़ा हुआ विषय है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ी है। कोविड काल में लोगों ने अपने को खोया है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। तो महंगाई और बेरोजगारी से सरकार कैसे निजात दिलाएगी? स्वाभाविक है, बहुत लंबे लॉकडाउन लगे हैं और वो लॉकडाउन लोगों की जीवन की रक्षा के लिए लगाए गए हैं ताकि कोविड पर आक्रमण किया जा सके, और वो सफलता भी मिली है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है तो मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 1.5 साल में 2 लॉकडाउन देश ने झेले हैं, कई राज्यों ने झेले हैं। टैक्सेशन की ग्रहणता भी कम हुई है, उत्पादन भी कम हुआ है। तो स्वाभाविक है कि एक आर्थिक जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं चरमराता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये देख रहा हूँ कि विकास कार्य भी ठप्प नहीं हुए, आर्थिक ढांचा भी नहीं चरमराया। बेरोजगारों को, यानी कि ठेला और रेहड़ी वालों को भी सस्ते ऋण पर पैसा मुहैया कराना, किसानों की जो सम्मान निधि है वो लगातार मिलते रहना, विभिन्न योजनाएं जो गरीबों की चल रही वो पैसा भी लगातार खाते में आते रहना, इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक आर्थिक ढांचे को संभाल के रखा है मोदी जी के नेतृत्व में। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई का लोग चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कि महंगाई बढ़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आम जनता के, गरीबों के जीवन यापन की चीज़ें हैं उसमें कोई महंगाई नहीं आई है। और जहां तक डीजल पेट्रोल की वो बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में जिस गति से बढ़ा था, नरेंद्र मोदी जी ने उस पर अंकुश लगाया है। बड़ी रेट जरूर है लेकिन उस रेशो में देखेंगे तो कम है। और जहाँ तक उसके कारण देश में किसी भी कोने में राजनीतिक दल ये षड्यंत्र करके भब्बड़ मचा रहे होंगे लोगों को, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, लेकिन आम जनता को ये विश्वास है कि जब हमारी योजनाएं बंद नहीं हो रही है, जब हमारे विकास के पूरे काम भी चल रहे हैं और गरीबों को देने वाला पैसा भी समय पर आ रहा है, 257 करोड़ लोगों को फ्री, अरबों रुपए की वैक्सीन भी लगना है, 9 महीने का 80 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न भी मिलना है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ दिखाई दे रही होगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ आने वाले समय में ये संकट के बादल भी है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छे लेवल पर आएंगे और आर्थिक स्थिति जो अभी अच्छी बनी हुई है वो और अच्छी होगी, लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी। चूँकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, मंत्री होने के दौरान मध्य प्रदेश को जानते हैं, फिजा को समझते हैं। यहाँ पर जायज़ का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक हुई तो वहाँ पर ये मुद्दा तेज़ी से निकल कर सामने आया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहाँ जायज़ के लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, उनके तीर्थ स्थलों पे सुविधाएं नहीं है, उनके जो मंदिर जंगल में होते हैं वहाँ पर रास्ते नहीं है, तमाम जो असुविधाएँ जो झेल रहे हैं वो लोग, इसकी वजह से नाराज़गी है और जायज़ का संगठन मजबूत हो रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा के लोग जो सेंध लगा रहे हैं उसके अंदर, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं कि जो आने वाले चुनाव में किस तरीके से ये प्रभावशाली रहेगा? ये जैस हो या भीमार भी हो,
या इसी प्रकार के और भड़काऊ संगठन हो, लोगों को भड़का के अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नंबर 1, जय संगठन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने आदिवासियों के लिए काम क्यों नहीं किया, अधिकार क्यों नहीं दिए? 57 साल केंद्र में सरकार रही है, पूरे देश के आदिवासी के लिए काम क्यों नहीं किया, उन्हें सक्षम क्यों नहीं बनाया, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी क्यों नहीं की? और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकाल में उनको तेंदुपत्ता का बोनस भी बढ़ाया जाता है। केंद्र सरकार उनकी जो गांव की संपत्ति है उसका अधिकार भी उनको दे देती ताकि कोई परेशान नहीं किए। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार उनकी ज़मीन कोई बिचौलिए ना खरीद लें षड्यंत्र करके, उस पर कमिश्नर को अधिकार दिए हैं, ठीक है ना। और सरकारी योजनाओं में चाहे संबल योजना हो, चाहे सिंचाई के साधन बढ़ाने का मामले हो, चाहे उनके बच्चों को फ्री पढ़ाने का मामला हो, छात्रवृत्ति बढ़ाने का मामला हो, छात्रावास बढ़ाने के मामले हों, शिक्षा को ज़्यादा बढ़ाने का मामला हो, ये कहीं ना कहीं अटल जी सर्व शिक्षा अभियान से करते, नरेंद्र मोदी जी करते और शिवराज जी करते हैं। तो फिर 45 साल की कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो जयेश उनके साथ खड़ा क्यों होता है, उनके टिकट पर चुनाव क्यों लड़ता है? इसका मतलब है षड्यंत्र। जयेश और भीम आर्मी ये दोनों ही कांग्रेस के इशारे पे खेलने वाले राजनीतिक दल हैं या सामाजिक संगठन है। ये केवल और केवल अशांति पैदा करना चाहते हैं, अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। ये संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की मूल भावना के खिलाफ संगठन है। सर, अभी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव प्रदेश में होना है, खंडवा, रेगांव और जोगढ़। तो यहाँ पर क्या भाजपा की स्थिति देखते हैं? जो हश्र दमोह में हुआ था वो भाजपा फिर से ना हो, उसके लिए क्या तैयारी है? मुझे लगता है कि केवल दमोह की हार को टारगेट करेंगे, लेकिन 28 में से हम 25 जीते, ये कौन टारगेट करेगा? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, शिवराज जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास भी और श्रद्धा भी है। उनको लगता है कि हमारा भला और विकास उत्थान कहीं हो सकता है तो बीजेपी और इन्हीं के नेतृत्व में हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली जो लोकसभा विधानसभा की सीटों के चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और अपने विकास के एजेंडे को लेकर और काम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। अगली बार फिर किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।